Hello, good morning students. Today we will discuss a new topic, साइक्लोएल्केन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लोएल्केन। ओके स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि एक्चुअली रूप में इस टॉपिक के अंदर क्या क्या कंटेंट मौजूद है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर पहले तो इसके फॉर्मेशन मेथड्स देखने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करनी है, नोमेनक्लेचर हम पढ़ लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी देख लेंगे। इसके बाद इसके अंदर आता है बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या है, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या है। इसके बाद शार्शेमोर का विकृतिहीन वलियों का सिद्धांत, क्योंकि उसने ये कहा था कि जो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो कि साइक्लोहेक्सेन सर्वाधिक स्थायी होती है, उसके दो स्वरूपन होते हैं, कुर्सी स्वरूपन और नौका स्वरूपन। उसमें से कुर्सी स्वरूपन ज्यादा स्थायी होता है, मोर स्टेबल होता है। तो उसके लिए उन्होंने जो जानकारियां दी, उस जानकारियों के अकॉर्डिंग हम ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो जानकारियां प्राप्त होंगी वो सभी की सभी किससे प्राप्त होगी, तो वो हम देख लेते हैं इसके अंदर भी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। इसके बाद में हम एक न्यू सिस्टम और देख रहे हैं इसके अंदर, और वो न्यू सिस्टम है बनाना बॉन्ड इन प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के अंदर बनाना बॉन्ड की जानकारी और डेकालिंस भी आपके सिलेबस में। तो हम चलते हैं सबसे पहले साइक्लोएल्केन हो क्या। तो साइक्लोएल्केन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि साइक्लोएल्केन एक्चुअली रूप से चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स है, और साइक्लोएल्केन्स किन्हें कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका डेफिनेशन ध्यान रखना है कि वे समचक्रीय अथवा कार्बोचक्रीय। कार्बोचक्रीय का मतलब होता है जिनमें वलय के अंदर केवल कार्बन परमाणु मौजूद हो, यानी वलय का निर्माण या चक्र का निर्माण केवल कार्बन परमाणु के द्वारा होता हो। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स को दो भागों में बांटा गया था। सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ आपको हाइड्रोकार्बन्स को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। सबसे पहले तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था एसाइक्लिक और साइक्लिक। तो चूंकि जितने भी कार्बन कंपाउंड, जितने भी हम बात कर लेते हैं कि वास्तविक रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया, एक तो हाइड्रोकार्बन एंड देन इज डेरिवेटिव्स कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो बांटा गया कौन से आपके एलिफेटिक या एसाइक्लिक, और दूसरा साइक्लिक। जो साइक्लिक होता है, साइक्लिक का डेरिवेशन किया गया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक्स में। एलिसाइक्लिक को दो भागों में बांटा गया, संतृप्त एलिसाइक्लिक और असंतृप्त एलिसाइक्लिक में। हम मात्र बाद में जाएंगे, तो फिलहाल ध्यान रखते हैं कि समचक्रीय और विषम चक्रीय, ये हमने पढ़ रखे हैं। समचक्रीय का मतलब जिसमें वलय के अंदर समान परमाणु मौजूद हो, और जिसमें वलय में समान मतलब कार्बन परमाणुओं के अलावा अन्य विषम परमाणु की उपस्थिति पाई जाती है, वो विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एक्चुअली रूप में साइक्लोएल्केन्स कहाँ से आया। तो इसके लिए हम देखते हैं कि साइक्लोएल्केन्स है तो वे समचक्रीय अथवा कार्बोचक्रीय यौगिक जिनके अधिकांश गुणधर्म एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं। एलिफेटिक मीन्स एलिफर मीन्स वसा, यानी जो वसीय यौगिक थे, जो ओपन चेन कंपाउंड थे एल्केन्स, उनके समान गुणधर्म में पाए जाते हैं। तो वे समचक्रीय अथवा कार्बोचक्रीय यौगिक जिनके अधिकांश गुणधर्म एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं, क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके एलिसाइक्लिक यौगिक। तो साइक्लोएल्केन से सबसे पहले हम चलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वे समचक्रीय अथवा कार्बोचक्रीय यौगिक समचक्रीय अथवा कार्बोचक्रीय यौगिक जिनके अधिकांश गुणधर्म किसके समान होते हैं, एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं।
क्या कहलाएंगे? एलिसाइक्लिक। रिपीट कर रहा हूं, वे समचक्रीय अथवा कार्बोचक्रीय यौगिक जिनके अधिकांश गुणधर्म एलिफेटिक कंपाउंड्स के समान होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। वे कहलाएंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। देखो एलिसाइक्लिक जो इनका नाम पड़ा था, इसको हम देख लेते हैं कि समचक्रीय तो कार्बोचक्रीय यानी जिनमें वलय के अंदर क्या केवल कार्बन परमाणु मौजूद है। चक्रीय वलय के अंदर क्या मौजूद है? केवल कार्बन परमाणु। ये कहलाते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। इन्हें कार्बोसाइक्लिक कह दो, इन्हें ही कह दो होमोसाइक्लिक। ये समचक्रीय कार्बोचक्रीय यौगिक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक जिनमें वलय का निर्माण एक समान परमाणु द्वारा होता है वो क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। अब ये जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स थे इन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड थे एलिफेटिक। अब एलिफेटिक जो होगा, क्योंकि ये एलिफेटिक यौगिकों के अधिकांश समान गुणधर्मों को रखते हैं, तो इसलिए एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सैचुरेशन के आधार पर कहा गया, एक तो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक यौगिक के दो प्रकार के, एक तो संतृप्त एलिसाइक्लिक और एक असंतृप्त एलिसाइक्लिक। और दूसरा होता है आपके असंतृप्त एलिसाइक्लिक। दो प्रकार के होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, संतृप्त एलिसाइक्लिक, असंतृप्त एलिसाइक्लिक। जो संतृप्त एलिसाइक्लिक होते हैं, तो संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो एलिसाइक्लिक होंगे, संतृप्त एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यही कहलाते हैं आपके क्या? साइक्लोएल्केन। संतृप्त एलिसाइक्लिक और असंतृप्त एलिसाइक्लिक, संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्केन कहलाते हैं, जबकि असंतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये कहलाते हैं साइक्लोएल्कीन। ओके, जो संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होंगे साइक्लोएल्केन, जबकि असंतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्कीन्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने देख लिया इंट्रोडक्शन पार्ट कि वे समचक्रीय व कार्बोचक्रीय यौगिक जिनके अधिकांश गुणधर्म एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त एलिसाइक्लिक और असंतृप्त एलिसाइक्लिक। संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्केन्स कहलाते हैं, जबकि असंतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्कीन्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को साइक्लोएल्केन्स क्यों कहते हैं। जो कि एलिफेटिक कंपाउंड जो थे एसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड, अचक्रीय एलिफेटिक जो यौगिक होते हैं वो सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। उनमें संतृप्त अचक्रीय जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्केन्स कहलाते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, साइक्लोएल्केन्स की डिटेल में जाते हैं। साइक्लोएल्केन एक्चुअली रूप में जो कि साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो किन्हें कहा गया था? साइक्लोएल्केन संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ही साइक्लोएल्केन्स कहलाते हैं। अब चक्री को हम कहेंगे तो चक्र होता है, तो संतृप्त एलिसाइक्लिक क्योंकि इनके गुणधर्म एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं, तो संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ही साइक्लोएल्केन कहलाते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना है, जो संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होंगे वही क्या कहलाएंगे, साइक्लोएल्केन कहलाएंगे। ठीक है। सेकेंडली बात आती है कि जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो इनका जनरल फार्मूला जो होगा वो होता है CnH2n। संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्केन कहलाते हैं, इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब CnH2n फॉर्मूला किसका था, ये था आपके H चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन का, इसलिए ये क्या है, एल्कीन के समावयव सूत्र। तो सामान्य सूत्र के अनुसार ये किसके समावयव हो जाएंगे, सामान्य सूत्र के अनुसार ये एल्कीन के समावयव, क्योंकि तो एल्कीन का फार्मूला भी क्या था, CnH2n। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सामान्य सूत्र के अनुसार ये किसके हैं, एल्कीन के समावयव होते हैं। और क्या होगा, हम इसी की बात कर रहे थे कि भाई संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्केन्स कहलाते हैं, इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, सामान्य सूत्र के अनुसार ये एल्कीन CnH2n के समावयव होते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसके अंदर, यहाँ कुछ और कंपाउंड्स भी होंगे, इसी के अंदर हम चलते हैं। हमने कहा कि साइक्लोएल्केन्स होते हैं, इनका जनरल फार्मूला भी हो गया, लेकिन इनमें वलय के अंदर बहुत सारे CH2 ग्रुप मौजूद होते हैं। तो साइक्लोएल्केन में वलय में बहुत से CH2 ग्रुप की उपस्थिति पाई जाती है। CH2 ग्रुप को हम कह देते हैं मैथिलीन ग्रुप। तो साइक्लोएल्केन में वलय में बहुत से CH2 ग्रुप की उपस्थिति होती है, अतः इन्हें क्या कहा गया, इसी वजह से इन्हें पॉलीमेथिलीन यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि CH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, CH2 ग्रुप को मैथिलीन कहा जाएगा। तो साइक्लोएल्केन में बहुत से मैथिलीन ग्रुप की उपस्थिति रहती है, इसी वजह से इन्हें पॉलीमेथिलीन कंपाउंड भी कहा जाता है। इसी वजह से इन्हें पॉलीमेथिलीन कंपाउंड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीमेथिलीन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओके नेक्स्ट, और क्या होगा, जो साइक्लोएल्केन्स होती हैं इनमें और क्या क्या होंगे, तो हमने कहा कि संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्केन्स कहलाते हैं, जनरल फार्मूला CnH2n होता है, सामान्य सूत्र के अकॉर्डिंग एल्कीन CnH2n के समावयव होते हैं, और साइक्लोएल्केन में बहुत से मिथाइल ग्रुप की उपस्थिति रहती है, इस वजह से इन्हें पॉलीमेथिलीन कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होगा और क्या होगा। जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कॉल्ड एज क्या कहलाया, एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्केन थी उनकी लेस रिएक्टिविटी के कारण, उसका फार्मूला था CnH2n+2। ये एल्केन का जो हम लास्ट यूनिट्स में पढ़ चुके हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन्स कहलाते हैं। ये भी कैसे थे, सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसको टर्न कर देता हूँ, संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। ओके, जिससे आपको दिक्कत नहीं, संतृप्त अचक्रीय, जिसमें चक्र नहीं होगा, ओपन चेन कंपाउंड, संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जो कहलाते थे एल्केन। तो ये एल्केन क्या होता था, जो एल्केन कंपाउंड थे ये दूसरे यौगिकों के प्रति कम क्रियाशील होते थे। तो इन एल्केनों को इनकी लेस रिएक्टिविटी के कारण
कारण क्या कहा जाता था? तो लेस रिएक्टिविटी या कम क्रियाशीलता के कारण दूसरे यौगिकों के प्रति कम क्रियाशील होने के लिए कहा जाता था पैराफिन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन एल्केन्स को उनकी लेस रिएक्टिविटी के कारण पैराफिन्स कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन एल्केन्स को उनकी लेस रिएक्टिविटी या कम क्रियाशीलता के कारण दूसरे यौगिकों के प्रति उनकी कम क्रियाशीलता पाई जाती थी सामान्य ऑक्सीकरण अपचय यौगिकों के प्रति, इसलिए उन्हें कहा जाता था पैराफिन्स। पैरम प्लस एफिनिस, दो शब्दों से मिलकर के बना था ये पैरम प्लस एफिनिस। पैरम मीन्स होता है लेस और एफिनिस मतलब होता है बंधुता। पैरम मीन्स होता है लेस कम, एफिनिस जो होता है वो क्या होती है? वो कहलाती है रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। तो इनकी कम क्रियाशीलता के कारण इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। ओके, लेकिन आपको शॉर्ट में याद रखना इनको क्या कहा जाता है? संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन एल्केन्स उनकी कम क्रियाशीलता के कारण क्या कहलाए? पैराफिन्स। ठीक इसी प्रकार संतृप्त चक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिकों को या संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, संतृप्त चक्रीय एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिन्हें साइक्लोएल्केन कहा गया था, ये कहलाए थे साइक्लोएल्केन। और इन साइक्लोएल्केन को तो संतृप्त चक्रीय एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्केन भी इनकी लेस रिएक्टिविटी के कारण एल्केनों के समान इनकी लेस रिएक्टिविटी के कारण इन्हें क्या कहा गया? तो लेस रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन इक्वल टू एल्केन। ओके, इसके समान थी एल्केनों के समान, तो लेस रिएक्टिविटी इक्वल टू एल्केन क्या कहलाती है? एल्केनों के समकक्ष इनकी कम क्रियाशीलता के कारण इन्हें कहा गया था साइक्लोपैराफिन्स। क्या कहलाती है? साइक्लोपैराफिन्स। तो ध्यान रखिएगा साइक्लोएल्केन को साइक्लोपैराफिन्स भी कहते हैं, पॉलीमेथिलीन कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया इनके बारे में कुछ डिटेल इंट्रो पार्ट। अब हम चलते हैं कि नोमेनक्लेचर पे कि साइक्लोएल्केन कौन कौन सी होंगी। देखिएगा जो साइक्लोएल्केन्स होती हैं इसकी कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। साइक्लोएल्केन का क्लासिफिकेशन, जो साइक्लोएल्केन होती है तो टॉपिक जो था साइक्लोएल्केन का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब साइक्लोएल्केन्स के वर्गीकरण में देखते हैं क्या होगा। जितनी भी साइक्लोएल्केन्स होती हैं इनको नॉर्मली हम डिवाइडेशन करेंगे। ये साइक्लोएल्केन्स है, ये चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो स्मॉल रिंग साइक्लोएल्केन, दूसरी कैटेगरी हम लेंगे कॉमन रिंग साइक्लोएल्केन, स्मॉल रिंग साइक्लोएल्केन, कॉमन रिंग साइक्लोएल्केन, तीसरी कैटेगरी हम बांटेंगे मीडियम रिंग साइक्लोएल्केन, और चौथी कैटेगरी में हम ले लेते हैं लार्ज रिंग साइक्लोएल्केन। मीडियम रिंग साइक्लोएल्केन में जो एन की वैल्यू होती है वो 3 से 4, यानी 3 कार्बन व 4 कार्बन की अगर चक्रीय वलय है, संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक जिनकी वलय में केवल 3 या 4 कार्बन परमाणु मौजूद हो वो स्मॉल रिंग
छोटी वलय वाले साइक्लोएल्केन कहलाते हैं। कॉमन रिंग साइक्लोएल्केन में n की वैल्यू 5 से 7 होती है, यानी ऐसे साइक्लोएल्केन रिंग्स जिनमें कार्बन परमाणु संख्या 5 से लेकर 7 तक होती है वे किसमें आ जाएंगे? कॉमन रिंग साइक्लोएल्केन। मीडियम साइक्लोएल्केन में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या वलय में कार्बन परमाणु संख्या 8 से लेकर 11 तक हो सकती है, वो कैटेगरी किसमें आ जाएगी? वो कैटेगरी आ जाएगी मीडियम रिंग साइक्लोएल्केन। अब बात करते हैं लार्ज रिंग साइक्लोएल्केन। लार्ज रिंग साइक्लोएल्केन में n की जो वैल्यू होती है वो किससे? वो 12 से अधिक होगी। जो n की वैल्यू होगी तो लार्ज रिंग बड़ी वलय वाले या दीर्घ वलय वाले साइक्लोएल्केन्स में होते हैं जिनमें n की वैल्यू या तो 12 या ग्रेटर देन 12। ओके, दो कंडीशंस हैं ये। तो उसमें वलय के अंदर कार्बन परमाणु संख्या 12 है, 12 से अधिक हो वो लार्ज रिंग। जिनमें वलय में कार्बन परमाणु संख्या 8 से 11 मीडियम रिंग। जिनमें वलय में कार्बन परमाणु संख्या 5 से 7 हो वो कॉमन रिंग। और जिनमें वलय में कार्बन परमाणु संख्या 3 से 4 हो वो कहलाते हैं आपके नॉर्मली क्या कहलाते हैं? स्मॉल रिंग साइक्लोएल्केन। तो ये हो गया तो वर्ग। अब इसमें एग्जांपल जैसे 3 वलय वाला तो आपके ये वाला एग्जांपल हो गया, और 4 वाला ये हो गया। ये आपकी हो गई वलय में 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन। ये तो 5 कार्बन वाला, ये 6 कार्बन वाला, ये कहलाएगा साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोहेक्सेन। और 7 कार्बन वाला 1 2 3 4 5 6 7 6 ही हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। ये कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए इसमें कॉमन रिंग साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। ये साइक्लोहेप्टेन है, 7 कार्बन मौजूद है, इसमें 5 कार्बन मौजूद है वलय में, इसमें 6 कार्बन मौजूद है। यहाँ 3 कार्बन वाला ये कहलाता है साइक्लोप्रोपेन। और 4 कार्बन वाला कहलाता है आपके साइक्लोब्यूटेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ कैटेगरीज हमने बता दी। तो ये तो हो गया वर्गीकरण। अब हम चलते हैं ये तो हो गया साइक्लोएल्केन का वर्गीकरण। साइक्लोएल्केन के वर्गीकरण के बाद टेक्निकल इशू आ रहा है, कुछ कॉल्स की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद में आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का नामकरण क्या पढ़ेंगे? नामकरण पढ़ेंगे कि साइक्लोएल्केनों का नामकरण किस प्रकार से किया गया है। ध्यान रखिएगा, नामकरण पढ़ना है। अब साइक्लोएल्केन का नामकरण किस प्रकार से किया गया? दो पद्धति थी। जनरली हम IUPAC पद्धति देखते हैं। IUPAC पद्धति में इनको जो भी साइक्लोएल्केन्स होगी, अगर उनमें कोई प्रतिस्थापी समूह मौजूद होता है तो
प्रतिस्थापी समूह मौजूद एल्किल ग्रुप्स होगा तो इन्हें कहा जाएगा एल्किल साइक्लो एल्केन, ठीक है, या प्रतिस्थापी साइक्लो एल्केन्स कहलाते हैं। लेकिन मान लीजिए प्रतिस्थापी साइक्लो एल्केन, ये नॉर्मली हम इन्हें कहेंगे तो नॉर्मली आईपीएससी में इन्हें साइक्लो एल्केन ही कहा गया था। और बात करते हैं अगर इनकी तो ट्राइबल सिस्टम में इन्हें क्या कहा गया था, क्योंकि इसके अंदर वाले में जितने मैथिलीन समूह मौजूद होंगे, मैथिलीन समूह की संख्या के आधार पर इनको ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा इत्यादि पूर्वलग्नों के रूप में परिभाषित किया गया और लास्ट में क्या कहा गया, मैथिलीन। तो इन्हें पॉलीमैथिलीन कहा जाता है। पॉली के अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या देख करके उनकी संख्या को रख सकते हैं। जैसे देखो ट्राइबल नेम शॉर्ट में आपको कहीं पूछा नहीं जाता, फिर भी ध्यान रखना है। ट्राइबल नेम अगर हम देखेंगे तो ट्राइबल नेम का कहा गया था पॉलीमैथिलीन, जो इनका कॉमन नेम दिया गया वो क्या था, पॉलीमैथिलीन, ओके। और आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर किया गया, तो आईयूपीएसी जो इनके नेम दिए गए थे उसमें इनको कहा गया था साइक्लोएल्केन, ओके स्टूडेंट्स। तो ट्राइबल नेम तो पॉलीमैथिलीन कहा गया, आईयूपीएसी में साइक्लोएल्केन कहा गया। देखते हैं 3 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु वाला ये है एग्जाम्पल। इसको हम या तो इस रूप में लिख सकते हैं या इसका इक्वल्स क्या कर सकते हैं, CH2 CH2 एंड देन CH2। इनका फार्मूला देखते हैं। तो जनरल फार्मूला हमने क्या लिया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया इसका C3H6। अब ये जो C3H6 है आणविक सूत्र हो गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 उससे ये चक्रीय संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोप्रोपेन का निर्माण हुआ, जो किसके अंदर, अब इसका नोमेनक्लेचर क्या किया गया था, तो ट्राइबल नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों हम देखेंगे। तो ट्राइबल नेम का क्या हुआ, कितने मैथिलीन समूह इसके, 3 मैथिलीन समूह, इसलिए 3 मैथिलीन समूह होने का क्या हुआ, पूर्वलग्न क्या दिया गया, ट्राई, और आगे क्या वर्ड जोड़ना है, मैथिलीन, तो ये कहलाया ट्राई मैथिलीन। और ट्राई मैथिलीन साइक्लोप्रोपेन को कहा गया। आईयूपीएसी पद्धति में कहा गया था साइक्लोएल्केन। चक्री वाले में कितने हैं, चक्री वाले में कितने हैं कार्बन, 3 कार्बन वाली एल्केन कौन सी, प्रोपेन, तो ये कहलाया साइक्लोप्रोपेन, ओके स्टूडेंट्स। तो ट्राइबल नेम पॉलीमैथिलीन से दिया गया, आईयूपीएसी नेम में साइक्लोएल्केन से कहा गया, इट इज। तो ट्राइबल नेम हो गया इसका ट्राइमेथिलीन, आईयूपीएसी नेम हो गया इसका साइक्लोप्रोपेन। ये तो हो गया C3H6। अब ऐसे हो सकता है जैसे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया, सेकंड मैंने एग्जांपल लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिया C4H8। अब C4H8 से मेरे पास स्ट्रक्चर आ रही है CH2 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 CH2, ये कहलाए साइक्लोप्रोपेन। अब इसका ट्राइबल नेम क्या हो गया, ट्राइबल नेम तो हो गया इसका टेट्रा, कितने मैथिलीन ग्रुप है, 1 2 3 4 टेट्रा मैथिलीन। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया साइक्लो, 4 कार्बन की एल्केन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिया C5H10। C5H10 में हमने डायग्राम देखा, ये C5H10, इसको हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2 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 एंड देन CH2, स्ट्रक्चर वही है इक्वल। अब इसके लिए कहा गया था, इसका ट्राइबल नेम क्या लगा, कितने हैं मैथिलीन ग्रुप, 5, तो ये कहलाया पेंटा मैथिलीन। जबकि इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम देखें तो आईयूपीएसी नेम क्या हो गया इसका, साइक्लो, 5 कार्बन की है इसलिए पेंटा वाले में जितने कार्बन परमाणु होंगे चक्री वाले में उसके आधार पर इसका कार्बन, ये साइक्लोपेंटेन, ओके। यहाँ तक शायद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं है।
नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 और इससे हमारे पास में आ गई CH2 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 एंड देन CH2। 6 कार्बन की बना दी। ट्राइबल नेम इसका हो गया हेक्सामेथिलीन और IUPAC नेम हो गया इसका साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर किया। अब बात करते हैं ये तो नॉर्मल हो गया। प्रतिस्थापी अगर होते तो इनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होता, और कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक एग्जांपल देंगे, रूल्स भी यही बताएंगे। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया, प्रतिस्थापी अगर हम डालते हैं बीच में एक से बंद अगर हम डालते हैं तो यहाँ मैंने डाल दिया CH2। तो ये हमने कुछ साइक्लोएल्केन्स लिए, कुछ एग्जांपल्स लिए, इन एग्जांपल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सभी प्रतिस्थापी हो गए, इसको छोड़ देना, ये सारे प्रतिस्थापी हैं। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, 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 एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, सारे एग्जाम्पल देखिए। देखो ये क्रियात्मक समूह मौजूद है यहाँ पे, तो ज्यादातर ये वाले जो एग्जाम्पल्स देखे हैं ये प्रतिस्थापी समूह आ रहा है। प्रतिस्थापी भी जुड़े हुए हैं, किसी में बहुबंध उपस्थित है, किसी में पार्श्व श्रृंखला में एल्किन ग्रुप मौजूद है। तो ये कहा गया कि अगर साइक्लोएल्केन लेंगे, अगर संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्केनों में वलय के कारण से कुछ अन्य एल्किल कुछ प्रतिस्थापी समूह मौजूद हो या वलय के कार्बन परमाणु से प्रत्यक्ष भी कुछ प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो, तो ऐसी स्थिति में इनका नामकरण प्रतिस्थापी एल्केन साइक्लोएल्केन्स के रूप में किया जाता है। अब प्रतिस्थापी साइक्लोएल्केन्स के लिए कहा गया कि उनमें बहुबंध या क्रियात्मक समूह मौजूद हो तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। ये कहा गया अगर मान लीजिए प्रतिस्थापी समूह मौजूद होते हैं, तो प्रतिस्थापी समूह मौजूद होने पर यह कहा गया कि वलय के कार्बन परमाणु, अगर साइक्लोएल्केन रिंग में वलय के कार्बन परमाणु में प्रतिस्थापी समूह मौजूद हो बहुत से, एक या एक से ज्यादा समूह मौजूद हो सकते हैं,
अगर बहुत से प्रतिस्थापी समूह मौजूद हो तो हमेशा वलय कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन उस तरफ से करते हैं जिधर से इन प्रतिस्थापी समूहों को न्यूनतम अंकन प्राप्त होता। ओके, अगर हम क्रमांकन यहां से करें, एक एक स्टेप देखें कि क्रमांकन यहां से करें 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी समूहों को क्या मिलेगा? प्रतिस्थापी समूह पोजीशन नंबर फर्स्ट पर है, थर्ड और फोर्थ पर है, तो इनके क्रमांकों का योग आ जाता है 8। अगर हम क्रमांकन इधर से करते 1 2 3 4 5 6, अगर इस रूप में करते हैं इनका क्रमांकन, तो उस स्थिति में क्या हो जाता? थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूं। एक तो क्रमांकन हुआ इस प्रकार से, ये देखिएगा, प्रतिस्थापी समूह का क्रम किस तरह से अंकित करना है। क्रमांकन हमने इधर से किया 1 2 3 4 5 and 6। अगर हम क्रमांकन इधर से करें 2 3 4 5 and 6, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? अगर क्रमांकन इधर से किया जाएगा प्रतिस्थापी समूह का, तो हमने कहा था कि क्रमांकन वलयी कार्बन परमाणु क्रमांकन उस दिशा से करते हैं या उस तरफ से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंकन प्राप्त होता हो एवं प्रतिस्थापी समूहों के न्यूनतम क्रमांकों का योग भी न्यूनतम। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। अगर मान लीजिए साइक्लोएल्केन रिंग पर बहुत से प्रतिस्थापी समूह मौजूद हो, तो उस स्थिति में साइक्लोएल्केन में प्रतिस्थापी समूह का क्रमांकन या वलय कार्बन, रिपीट कर रहा हूँ, साइक्लोएल्केन रिंग पर अगर मान लीजिए किसी भी साइक्लोएल्केन में बहुत से प्रतिस्थापी समूह मौजूद हो वलय कार्बन से, तो वलय कार्बन परमाणु का क्रमांकन उस तरफ से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंकन प्राप्त होता हो एवं उन प्रतिस्थापी समूह के क्रमांकों का योग भी न्यूनतम आता हो। इधर से हमने क्रमांकन किया 1 2, तो फर्स्ट पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है, तो क्रमांकों का योग आ रहा है ये। अगर हम क्रमांकन इधर से करते इस पोजीशन को लेते हुए, तो क्रमांकों का योग कितना आता? 1 + 4 + 5, कितना आता? 10 इस पोजीशन के रेफरेंस में। अगर हम इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से करते हैं, अगर इसके रेफरेंस में करते हैं तो इसके रेफरेंस में क्या आता? 1 2 3 4 इन फर्स्ट और सेकंड पर, फर्स्ट सेकंड एंड देन फोर्थ पोजीशन पर, तो क्रमांकों का योग न्यूनतम कितना है? 7। अगर इधर से स्टार्ट होता तो 1 2 3 4 5 6, 4 and then 6, तो 1 + 4 + 6, ये हो जाता 11। तो अगर इधर से इस पोजीशन से करते हैं जब, तो सबसे कम अंक का योग आता है। इस वाले रेफरेंस के संदर्भ में कर रहे हैं तो आ रहा है न्यूनतम अंकन आ रहा है 8 और मैक्सिमम आ रहा है कितना? 10। अगर इसके रेफरेंस में करेंगे तो इसके रेफरेंस में क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पोजीशन मिलेगी 1 2 and then 5, तो यहाँ भी मिलेगी 8। और अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 and then 6, तो 1 + 3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा? 10। सबसे कम अंकन किधर से आ रहा है? तो हमने कहा कि रेफरेंस नंबर ये वाला, कि ये मैट्रिक्स समूह हमने चूज किया, इससे क्रमांकन किया, तो 1 2 3 4 पहले वलय कार्बन परमाणु का क्रमांकन इस प्रतिस्थापी समूह से किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे कम अंकन यही से आ रहा है, तो हम इसी को लेंगे, क्या हो जाएगा ये? तो क्रमांकन करेंगे, तो क्रमांकन क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर वापस से बना देंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा CH3, यही समूह मौजूद था, CH3 एंड देन CH3। क्रमांकन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, निकटवर्ती है इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? 1 2 एंड देन 4 पर आ रहा है 1 + 2 + 4, क्रमांकों का योग कितना आ रहा है? 7, तो
क्रमांकन यहीं से होगा, क्या कहलाएगा 1 2 4 ट्राइमेथिल। समान समूह है, समान समूह के लिए अनुकूलक मुंह में बाई ट्राई टेट्रा पेंटा इत्यादि का यूज करते हैं। 3 मैथिल समूह मौजूद है, पोजीशन देंगे 1 2 एंड देन 4 ट्राइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। कौन सा नेम हो गया है? आईयूपीएसी। ओके, दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। ये कहलाता है, चूंकि OH समूह क्रियात्मक है, इसके लिए ओल अनुलग्न का प्रयोग किया जाएगा। अनुलग्न रूप में क्या आता है? ओल। साइक्लोहेक्सेन रिंग है, क्रियात्मक समूह का अगर यूज किया जा रहा हो तो क्रियात्मक समूह हमेशा साइक्लोएल्केन रिंग में पश्चात सफिक्स के रूप में यूज होता है। तो ये कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल या साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप्स है, ये हम ले रहे थे, अगर मान लीजिए प्रतिस्थापी जो भी समूह है, प्रतिस्थापी समूह में अगर कार्बन परमाणु की श्रृंखला वलयी कार्बन परमाणु की संख्या में ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में साइक्लोएल्केन रिंग को प्रतिस्थापी माना जाता है और इस पार्श्व श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला माना जाता है। उस स्थिति में इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, हम देखते हैं 4 कार्बन, वलय में कितने कार्बन है? 4। तो ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में होगा तो कहलाएगा साइक्लोब्यूटेन। और रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लीजिए अगर वलयी कार्बन परमाणु की संख्या प्रतिस्थापी एल्किल समूह में उपस्थित या प्रतिस्थापी समूह अगर वलयी कार्बन परमाणु साइक्लोएल्किन रिंग में उपस्थित वलयी कार्बन की संख्या अगर प्रतिस्थापी समूह में मौजूद कार्बन की संख्या के बराबर या उससे ज्यादा हो, या उससे क्या हो? ज्यादा हो। जैसे ये देखिएगा कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। यदि मान लीजिए साइक्लोएल्केन्स में मौजूद वलयी कार्बन की संख्या प्रतिस्थापी समूह में मौजूद कार्बन की संख्या के समान या उससे ज्यादा हो जाती हो, तो उस स्थिति में प्रतिस्थापी समूह प्रतिस्थापी एल्किल या मौजूद एल्किल समूह को प्रतिस्थापी रूप में व्यक्त किया जाता है और साइक्लोएल्किन रिंग को यहाँ जनक हाइड्रोकार्बन के रूप में देखा जाता है। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटेन, ये हो गया साइक्लोपेंटेन, तो इसका नाम हो गया पेंटेन साइक्लोपेंटेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। रिपीट कर रहा हूं, अगर साइक्लोएल्किन रिंग में वलयी कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रतिस्थापी एल्किल समूह में मौजूद कार्बन की संख्या के समान या उससे अधिक होती है, तो उस स्थिति में एल्किल समूह को हमेशा प्रतिस्थापी ही माना जाता है। ये हमेशा किस रूप में माना जाएगा? प्रतिस्थापी के रूप में प्रयुक्त होगा। और प्रतिस्थापी के रूप में प्रयुक्त होता है, हम जानते हैं कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद होता है तो साइक्लोएल्केन्स का नामकरण प्रतिस्थापी साइक्लोएल्केन के रूप में किया जाता है। ये हो जाएगा पेंटेन, ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। यहां हम बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए प्रतिस्थापी एल्किल समूह में कोई बहुबंध उपस्थित हो या कोई क्रियात्मक समूह मौजूद हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में वलय का आकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वलय का आकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वलय कार्बन की संख्या संलग्नित समूह के कार्बन परमाणु संख्या से कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, हमेशा साइक्लोएल्किन रिंग को ही यहाँ प्रतिस्थापी माना जाएगा। ध्यान रखना, ये कब होता है? जब बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर क्रियात्मक समूह हो। यहाँ बहुबंध आ रहा है तो यहाँ ये प्रतिस्थापी नहीं होगा, प्रतिस्थापी कौन हो जाएगी? साइक्लोएल्किन रिंग, ये कहलाएगी साइक्लोब्यूटीन। 4 कार्बन की बनाए तो ये कहलाएगी साइक्लोब्यूटीन, और ये कहलाएगा क्या? 1 2 3 साइक्लोब्यूटीन प्रोपीन। ओके,
रिपीट कर रहा हूँ, क्रमांकन यहाँ से होगा O1 के सेल के पास से 1 2 3। तीसरे नंबर के कार्बन पर क्या है, साइक्लोब्यूटिल रिंग है, तो 3 साइक्लोब्यूटिल प्रोपीन। ये आपके क्या कहलाएगा, इसका नोमेनक्लेचर होगा यूपीएससी में। इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या कहलाएगा, वही साइक्लोप्रोपिल, 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोपीन। ये क्या कहलाएगा, 3 साइक्लोप्रोपिल 1 2 3। दोनों में भले ही कार्बन परमाणु संख्या समान है, फिर भी हमने कहा था अगर बराबर हो या भले में कार्बन परमाणु संख्या ज्यादा हो तो हमेशा एल्किल ग्रुप प्रतिस्थापी माना जाता है, परंतु यहाँ इसे प्रतिस्थापी नहीं मानेंगे। प्रतिस्थापी मानेंगे किसे, साइक्लोएल्किल रिंग को। क्या कहा जाएगा, तीसरे कार्बन पर साइक्लोएल्किल रिंग है, 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोपीन। इसका आईपीएससी नेम हो गया, इनका मैं देख चुका हूँ। हाँ, ये वाला तो हमारे पास एक एग्जाम्पल ये हो गया, ये हमने बता दिया साइक्लोहेक्सेनोल में लाएगा 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन, 3 साइक्लोब्यूटिल प्रोपेन। ये भी हमने करवा दिया पेंटासाइक्लिन, ये क्या लाएगा आपके साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो जो मैंने एग्जांपल करवा दिया मैं यहाँ से रिमूव करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बाकी की स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स मैंने रिमूव करवा दिए जो बता दिए हैं। अब मेरे पास ये 4 एग्जांपल्स हैं, इसका भी मैं दे देता हूँ। प्रतिस्थापी समूह, देखो यहाँ पोजीशन देखिए 1 2 3 एंड देन 4। अगर इधर से करते हैं, अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 4, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों ही प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर है। लेकिन उस स्थिति में क्रमांकन उस सिरे से किया जाएगा, उस वलय कार्बन को प्रथम वरीयता दी जाएगी जिस पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आने वाला प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में एथिल समूह मैथिल से पहले आता है, ये अल्फाबेट एम से पहले आएगा, इसलिए क्रमांकन हमेशा किस सिरे से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 एथिल, 3 मैथिल, साइक्लो ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट, 1 एथिल 3 मैथिल साइक्लो ब्यूटेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके, आईयूपीएसी। अब हम बात कर रहे थे, आगे चलते हैं, बात कर रहे थे इसका, इस एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। क्रियात्मक समूह है तो इस वलय कार्बन को प्रथम वरीयता दी जाएगी, इसे सेकंड देन थर्ड। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 3 एथिल, 5 कार्बन की वाला है तो क्या रहेगा 3 एथिल साइक्लो पेंटेन 1 और, इसको छोड़ के ये भी कह सकते हैं 3 एथिल साइक्लो पेंटेनॉल। ओके, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। पोजीशन भी दर्शा सकते हो चाहे वैसे भी, क्योंकि जहां पोजीशन दर्शाएंगे वो इसमें मौजूद होगा, उसको पोजीशन 1 ही दी जाएगी। तो ये इसके नोमेनक्लेचर हो चुके हैं। अब बचे हमारे पास 2 एग्जांपल्स, इन 2 एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर प्रतिस्थापी समूह की तुलना में साइक्लोएल्केन रिंग में वलय कार्बन की संख्या कम होती है तो इस स्थिति में साइक्लोएल्केन रिंग को प्रतिस्थापी माना जाता है। अब ये कहलाएगा क्या, 1 2 3 4 5, जहां से प्रतिस्थापी को न्यूनतम वरीयता प्राप्त होनी है। ये कहलाएगा 2 साइक्लोब्यूटिल, 2 साइक्लोब्यूटिल 5 कार्बन की वाला है, वो सॉरी 5 कार्बन की चेन है, तो ये कहलाएगा पेंटेन, 2 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा, आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, इसकी देख लेते हैं। चूंकि इसमें वलय के अंदर सेतु कार्बन परमाणु आ गए, दोनों तृतीय कार्बन है, सेतु कार्बन है, ऐसे स्थिति में इनका नोमेनक्लेचर देखिए। नोमेनक्लेचर क्या होगा, नॉर्मल है, रिंग कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, तो इनका क्रमांकन कर दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके स्टूडेंट्स, अब इनका देख लेते हैं क्या दिया गया। तो ये क्या कहलाएगा, तो ऐसे जो भी कंपाउंड्स आएंगे, ऐसे जो भी कंपाउंड्स आएंगे
चूंकि इसके अंदर बल कितनी है, 2 बल है, इसलिए कहलाएगा बाईसाइक्लो। क्या कहलाएगा ये, बाईसाइक्लो। ठीक है, उसके पश्चात दोनों तरफ के पथ देखते हैं, दोनों पथों के अंदर ये भी है इसका पथ और ये भी, दोनों तृतीय कार्बन परमाणु को जोड़ने वाले जो भी पथ होंगे या जो भी सेतु कार्बन परमाणु जो मौजूद हैं, इसमें देखते हैं सभी बलियों के जो बाईसाइक्लो रिंग है, बाईसाइक्लो रिंग में जो भी आपके वेज आ रहे हैं, पथ आ रहे हैं, इन पथों में कार्बन परमाणुओं की संख्या को घटते हुए क्रम में इंगित करा जाता है। हम इंगित करेंगे तो क्या मौजूद हो जाएगा, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, ये कहलाएगा आपके बाईसाइक्लो 2 2 1। टोटल कितने इसमें 7 कार्बन परमाणु वाली है, तो ये क्या कहलाएगा बाईसाइक्लो 2 2 1। एंड देन आगे इसका कार्बन परमाणु जनक हाइड्रोकार्बन 7 कार्बन परमाणु का, तो क्या कहलाएगा हेप्टेन। रिपीट कर रहा हूं, अगर 2 या 2 से अधिक वलय मौजूद हो, परस्पर संलग्नित हो और इनमें कुछ कार्बन परमाणु दोनों श्रृंखला में अनुरूप हो, तो उस स्थिति में शीर्षस्थ किसी भी एक सेतु कार्बन परमाणु से क्रमांकन किया जाता है। क्रमांकन करने के पश्चात ये देखा जाता है दोनों बलियों के अंदर कार्बन परमाणु समाविष्ट हो गए हों, और ऐसी स्थिति में उनके पथ के अंदर जितने कार्बन परमाणु की संख्या आएगी उन्हें एक वर्गाकार कोष्ठक के अंदर घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो ये कहलाएगा बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। ओके, तो ये हो गया साइक्लोएल्केन का नामकरण। अब बात करते हैं साइक्लोएल्केन का जो नोमेनक्लेचर कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम लेते हैं निर्माण की फॉर्मेशन मेथड ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केनों के निर्माण के लिए फॉर्मेशन मेथड ऑफ साइक्लोएल्केन कौन कौन सी विधियां होंगी, सारी मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड लेते हैं फील्ड मेथड। फ्लूइड मेथड क्या है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लूइड मेथड के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड मेथड क्या है, फ्लूइड मेथड में किस प्रकार कहा गया, क्या वैल्यूज इसके अंदर आई, तो हम सारा देखते हैं। लेक्चर काफी बड़ा होता जा रहा है, ये भी हम देखेंगे। फ्लूइड मेथड एक्चुअली में था क्या, देखिएगा। फ्लूइड मेथड जो होता है, इस फ्लूइड मेथड में अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड को काम में लिया जाता है। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड ये काम में लिए जाएंगे। अब अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स क्या होते हैं? ऐसे डाई हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु श्रृंखला के दोनों सिरों पर उपस्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। कैटेगरी में हम लेंगे CH2Br, CH2Br X मान सकते हैं, यानी Br ले लें, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। ये सब क्या है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये सब अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है, जिनमें यानी ऐसे डाई हैलाइड जिनमें कार्बन श्रृंखला के सिरों पर हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या है? ऐसे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर मौजूद रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये भी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ये भी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ये भी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब आप कहो कि सर ये क्या होगा, तो ये भी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड ही होगा। कोई सा भी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड ले लीजिएगा, एनीवन एल्स, कोई सा भी। मैंने ये ले लिया जैसे 6 कार्बन, तो ये भी एक अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। कोई सा भी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड जिन्हें दोनों हैलोजन परमाणु श्रृंखला के सिरों पर उपस्थित होते हैं, वे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इसमें क्या करते हैं? फ्लूइड मेथड में इस विधि के अंदर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड सोडियम आयोडाइड
वह सोडियम कार्बोनेट उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में धात्विक सोडियम व जिंक के साथ अभिकृत करवाए जाने पर साइक्लोएल्केन्स निर्मित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विधि मैंने बता दी है, क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यानी फ्यून्स मेथड कि वह विधि जिसमें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की सोडियम आयोडाइड व सोडियम कार्बोनेट उत्प्रेरकों की उपस्थिति में धात्विक सोडियम व जिंक के साथ क्रिया पर साइक्लोएल्केन की प्राप्ति की जाती है, क्या कहलाता है, वो फ्यून्स मेथड कहलाता है। फ्यून मेथड सबसे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात, ये लोअर साइक्लोएल्केन्स के निर्माण में उपयोगी है, यानी इसके द्वारा निम्नतर साइक्लोएल्केन का निर्माण, तो निम्नतर साइक्लोएल्केन के निर्माण में उपयोगी विधि। यानी फ्यून मेथड निम्नतर साइक्लोएल्केन्स के निर्माण में अत्यंत उपयोगी विधि है। तो निम्नतर साइक्लोएल्केन के निर्माण में उपयोगी विधि कौन सी है वो। अब निम्नतर साइक्लोएल्केन कौन कौन से हो सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये निम्नतर साइक्लोएल्केन की कैटेगरी में आते हैं। यानी साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन का मैक्सिमम अगर हम बात करें फॉर्मेशन किया जाए वो फ्यून मेथड के द्वारा किया जा सकता है। इसमें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स की क्रिया धात्विक सोडियम व जिंक से सोडियम आयोडाइड व सोडियम कार्बोनेट उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में करवाई जाती है। क्योंकि इसके अंदर क्या अलग हो जाएगा, क्या प्राप्त होंगे, इससे साइक्लोएल्केन प्राप्त होंगे। बाहर क्या निकलेगा, धात्विक हैलाइड्स यहाँ निष्कासित होते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या है, ये फ्रैंकलिन विधि का विस्तार क्या हो जाए, दूसरा हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, तो निम्नतर साइक्लोएल्केन के निर्माण में उपयोगी है और इसे आंतरिक ऊर्जा अभिक्रिया भी कहा जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहा जाएगा इसे, एक तो ये वुर्ज मेथड या फ्रैंकलिन मेथड का विस्तार होता है, तो निम्नतर साइक्लोएल्केन के निर्माण में उपयोगी विधि। दूसरा वुर्ज मेथड का विस्तार है, जो फ्यून मेथड है वो वुर्ज मेथड का विस्तार है और इसे आंतरिक अंतरानुक आंतरिक वुर्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, और इस मेथड के द्वारा या इस मेथड के द्वारा 6 सदस्यीय जितने भी साइक्लोएल्केन्स होंगे वह बड़ी वलय वाले एल्कोनों साइक्लोएल्केनों का निर्माण सरलता से नहीं होता है। तो इस मेथड के द्वारा 6 सदस्यीय साइक्लोएल्केन व बड़ी वलय वाले साइक्लोएल्केन्स का निर्माण सरलता से नहीं होता है। ओके, इस मेथड के द्वारा 6 सदस्यीय साइक्लोएल्केन व बड़ी वलय वाले साइक्लोएल्केन का निर्माण सरलता से बिल्कुल नहीं होगा, कठिनाई होती है। वुर्ज मेथड का विस्तार है या हम कह सकते हैं फ्रैंकलिन विधि, फ्रैंकलिन मेथड का विस्तार होती है निम्नतर साइक्लोएल्केनों के निर्माण में उपयोगी विधि। अब देखते हैं इस मेथड में क्या किया गया था। हमने कहा कि फ्यून मेथड में क्या किया जाता है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, कोई सा भी हमने सामने ले लिया, मैंने एग्जांपल लिया CH2N एंड देन CH2Br और CH2Br। एग्जांपल हमने कहा धात्विक जिंक किसकी उपस्थिति में, सोडियम आयोडाइड व सोडियम कार्बोनेट उत्प्रेरक की प्रेजेंस में जब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड को सोडियम अथवा जिंक के साथ अधिकृत रिएक्ट करवाया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, तो अंतरानुक आंतरिक वुर्ज अभिक्रिया लागू होती है। फलस्वरूप क्या निकल जाएंगे, धात्विक हैलाइड्स पृथक हो जाएंगे। क्या बनेगा, एक संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी साइक्लोएल्केन्स निर्मित होते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे H2C एंड CH2 एंड देन CH2 साइक्लोएल्केन बन गई। साथ में क्या निकल गया, ZnBr। एन की वैल्यू मान लीजिए हमने कहा 1 है, तो मेरे पास एग्जांपल आया CH2 CH2 Br CH2 Br। ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, इसको
जिंक के साथ अधिकृत करवाया, सोडियम आयोडाइड और सोडियम कार्बोनेट उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में क्या बना, कंपाउंड क्या निष्कासित होगा यहाँ पे, क्या निष्कासित हो रहा है यहाँ पे, यहाँ निकल रहा है ZnBr, कंपाउंड क्या बना, H2C, CH2, CH2 and then ZnBr, यह बन गया साइक्लोप्रोपेन। ओके, क्या बना, साइक्लोप्रोपेन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी में। अगर हमने लिया CH2, 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 Cl, Cl, इसकी क्रिया करवानी है वही जिंक के साथ, सोडियम आयोडाइड और सोडियम कार्बोनेट उत्प्रेरकों के प्रेजेंस में क्या बनेगा, क्या निष्कासित हुआ, ZnCl प्रथम हो गया, कंपाउंड क्या बना, CH2, 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 साइक्लोपेंटेन, साथ में क्या निकला, ZnCl। तो यहाँ वही साइक्लोपेंटेन। तो फ्लूइड मेथड के द्वारा भी साइक्लोएल्केन्स का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः फ्लूइड मेथड के द्वारा निम्नतर साइक्लोएल्केन जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन में साइक्लोपेंटेन का तो निर्माण किया जाता है, परंतु ऐसे साइक्लोएल्केन्स का निर्माण नहीं होता जिनमें वलय कार्बन की संख्या 6 या 6 से ज्यादा होती है, उनके निर्माण के लिए उपयोगी विधि नहीं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ये हो गया फ्लूइड मेथड। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आप अब तक जो भी मैंने पढ़ाया उससे शायद आप सेटिस्फाई होंगे तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।